हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे फंक्शनल ग्रुप। इस वीडियो कार्बन कंपाउंड्स पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। तो अ फ्यूल इज अ मटेरियल दैट हैज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इट। फ्यूल क्या होता है? कैसा मटेरियल होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है। व्हेन अ फ्यूल इज बर्न द एनर्जी रिलीज्ड मेनली एज हीट। और जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो हीट एनर्जी है इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका पर्पस है फॉर कुकिंग फूड, हीटिंग वाटर, रनिंग जनरेटर्स इन थर्मल पावर स्टेशंस, मशीन्स इन फैक्ट्रीज एंड इंजन्स ऑफ मोटर कार्स, ये सब में हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन फ्यूल्स जो है, जो फ्री कार्बन कंपाउंड्स होता है जिसमें है कोल, कोक, चारकोल कंटेन फ्री कार्बन, whereas fuel such as kerosene, petrol, LPG, natural gas are carbon compounds। अब यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग कार्बन को बर्न करते हैं, वैसा फ्यूल जिसको बर्न करते हैं जिसमें कार्बन कंटेन हो, जैसे कोक है, कोल है, चारकोल है। जब कार्बन को बर्न करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से हीट और लाइट इवॉल्व होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। यही जो हीट एनर्जी है जिसका यूज हम लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स which we use today obtained from coal, petroleum and natural gas। अच्छा, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो फ्री कार्बन, बट ये जो है ना इसे बर्न नहीं करते, इसको फ्यूल के फॉर्म में यूज नहीं करते। याद रखना, डायमंड और ग्रेफाइट को यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं किसको? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सबको। एक्चुअली कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है क्योंकि ये फॉसिल से बनता है। अब देखिए ये कोल, पेट्रोलियम, ये सब फॉर्म कैसे होता है? फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स एंड प्लांट। ये प्री हिस्टोरिक एनिमल्स एंड प्लांट्स होता है जो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बरीड हुआ होता है, दबा हुआ होता है, जो कि आज के डेट में कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो चुका है। कोल एंड पेट्रोलियम are natural gas are known as fossil fuels। They were found by decomposition of remains of prehistoric plants and animals buried under the earth long ago। And coal is a mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen and some free carbons। A small amount of nitrogen and sulfur compounds are also present in coal। कोल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। हाउ कोल वाज फॉर्म्ड? कोल कैसे फॉर्म हुआ होगा, कैसे फॉर्म हुआ था? तो कोल वाज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ईयर्स अगो। मिलियंस ईयर्स अगो जो प्लांट है, एनिमल्स है, कुछ नेचुरल फेनोमेना के वजह से वो अर्थ क्रस्ट में बरीड होते चले गए, दबते चले गए। और ऐसा मानना है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कुछ अर्थक्वेक वगैरह, कुछ वोल्केनोज वगैरह, इस तरह का कुछ नेचुरल फेनोमेना हुआ होगा जिसके कारण ये जो फॉरेस्ट है वो अर्थ के सरफेस में बरीड हो गए एंड गॉट कवर्ड विथ सैंड, क्ले एंड वाटर। सैंड, क्ले, वाटर से दब गए। एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ, इन एब्सेंस ऑफ एयर, वुड वाज कन्वर्टेड इनटू कोल। और अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये वुड धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये कोल में कन्वर्ट हो गया। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक डार्क कलर का विस्कस फॉल स्मेलिंग क्रूड ऑयल है। डार्क कलर्ड विस्कस फॉल स्मेलिंग क्रूड ऑयल है जिसको पेट्रोलियम बोला गया है। पेट्रोलियम इससे ये बोला गया है क्योंकि ये रॉक ऑयल है, और पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, इसलिए इसका नाम पड़ा
petroleum because it is found under the earth crust, earth trapped in rocks. ये rocks में trapped होता है इसलिए petroleum बोला गया. And crude oil petroleum is a complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons. बहुत सारा solid, liquid and gaseous hydrocarbon से mix हुआ है with water, salt and earth particles. And thus crude petroleum is not a single chemical compound. ये कोई सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है. एंड फ्यूल सच एज पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एलपीजी, ये सब पेट्रोलियम से ही एक्सट्रैक्ट होता है, पेट्रोलियम से ही बनता है. सो हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड? पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ? तो जिस तरह से कोल फॉर्म हुआ इसी तरह से पेट्रोलियम भी फॉर्म हुआ है, बट थोड़ा सा चेंजेस है. पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस वेर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ remains of extremely small plant and animals buried under the sea millions of years ago. जो ओशियन है, सी है, वहाँ millions of years ago जो small plant और animals है जो buried हो गए, और ऐसा मानना है ये millions of years पहले हुआ होगा. and microscopic plant and animals lived in sea dead, ये dead हो गए, and their bodies sank to the bottom, वो उसके बॉडी बॉटम में सैंक हो गया, नीचे चला गया ओशियन में एंड सी में, एंड वेर सून कवर्ड विथ मड एंड सैंड, और मड और सैंड से कवर्ड हो गए. केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड हीट एंड बैक्टीरिया कवर्ड द रिमेन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स इनटू पेट्रोलियम, कन्वर्टेड द रिमेन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल इनटू पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो यही जो है बैक्टीरिया और प्रेशर और हीट के वजह से ये जो भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स है ये धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया. एंड जस्ट दे आर कन्वर्टेड फॉरेस्ट ट्रीज इनटू कोल, जैसे फॉरेस्ट ट्रीज कोल में कन्वर्ट हुआ उसी तरह से जो ओशियन में माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया. तो द कन्वर्जन टुक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर and petroleum thus formed got trapped between the two layer of impervious rocks. याद रखना जो नॉन पोरस रॉक्स है उसको impervious rocks बोलते हैं. वो टू लेयर्स ऑफ impervious rocks के बीच में ट्रैप हुआ है जो क्या है पेट्रोलियम. एंड नेचुरल गैस अबव द दिस पेट्रोलियम ऑयल, और पेट्रोलियम ऑयल के अबव ऊपर क्या मिलता है? नेचुरल गैस मिलता है. अब ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, इसके साथ साथ कुछ नाइट्रोजन, सल्फर भी प्रेजेंट होता है. कोल और पेट्रोलियम जो फ्यूल की तरह एक्ट होता है, पेट्रोलियम जिससे हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब पैराफिन वैक्स, ये सब को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये इजीली बर्न्ड होता है, लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर विथ गो इनटू द एयर. एंड ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज मेजर पॉल्यूटेंट्स. ये जो है एक तरह से एयर के लिए मेजर पॉल्यूटेंट्स है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स है. सो व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विथ अ फ्लेम और विदाउट फ्लेम? कौन सा सब्सटेंस फ्लेम के साथ बर्न होता है, कौन बिना फ्लेम के साथ बर्न होता है, ये बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो चलिए बात करते हैं. चलो कैंडल फ्लेम को हम लोग तो जानते हैं, जब कैंडल को जलाते हैं एक फ्लेम बनता है, कैंडल फ्लेम. तो जिसको एंड कुकिंग गैस, केरोसिन ऑयल, ये सभी को जब हम लोग बर्न करते हैं तो एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है. एंड अ फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस. फ्लेम उस रीजन को बोलते हैं जहां पर गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है, गैस बर्न होता है, याद रखना. सो फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न. फ्लेम तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न होगा. ऑल गैसियस फ्यूल्स बर्न विथ फ्लेम but only those solid and liquid fuels with vaporize on heating to form gas burn with flame. जितना भी गैसियस फ्यूल है सभी फ्लेम के साथ बर्न होता है, और वही लिक्विड और सॉलिड फ्यूल गैस फ्लेम के साथ बर्न होता है जिसको हीट करने पे वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है. जैसे कुकिंग गैस है, फ्लेम के साथ बर्न होता है क्योंकि ये गैसियस फ्यूल है. जैसे जो वैक्स है, जो हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? वैक्स बर्न होता है. तो कैरोसिन ऑयल है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है.
और ये जब बर्न होता है तो ये वेपोराइज होता है, मतलब गैस में चेंज होता है हीट करने पे, और ये फ्लेम के साथ बर्न होता है। अच्छा, ये फ्लेम ना कुछ दो तरह का होता है, एक ब्लू फ्लेम और एक येलो फ्लेम, याद रखना। तो ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम, ब्लू फ्लेम कब बनता है और येलो फ्लेम कब बनता है? तो याद रखो, फर्स्ट व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट, जब उसको बर्न होने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई जब सफिशिएंट हो, अच्छी तरह से उसको ऑक्सीजन मिले, देन फ्यूल बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। तब फ्यूल ऑक्सीजन के सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरी तरह से फ्यूल बर्न होता है और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ब्लू फ्लेम जो है लाइट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, ये नॉन लुमिनियस होता है, मतलब लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। एंड गैस स्टोव जो हम लोग जलाते हैं, कुकिंग गैस, बर्न विथ अ ब्लू फ्लेम, नॉन लुमिनियस फ्लेम इसको बोला जाता है। नॉन लुमिनियस फ्लेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे एक कंप्लीट कंबशन होता है और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, याद रखना। क्योंकि हमारा जो गैस का जो बर्नर होता है इसमें स्मॉल होल्स होता है और यही होल्स जो है इसे बर्न होने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सेकेंड, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज लिमिटेड, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट, देन फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ येलो फ्लेम। तो जब ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाई, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो, तो कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, पार्शियल कंबशन होता है, जिससे जिससे येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। और येलो फ्लेम बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन लाइट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, याद रखना। दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच डू नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग, वैसा सॉलिड और लिक्विड जो वेपोराइज नहीं होता है हीट करने पे, वो बिना फ्लेम के साथ जलता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोल, चारकोल, देखना पूरी तरह से रेड हॉट हो जाएगा, फ्लेम नहीं बनाएगा लेकिन जलेगा। अब देखो चारकोल, जिसको अंगीठी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये ब्लू फ्लेम के साथ नहीं, येलो फ्लेम के साथ जलता है। इनसफिशिएंट मतलब बोल सकते हैं पार्शियल कंबशन होता है, ये जो है ये क्या बोलते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि गैस में चेंज नहीं होता, बस यही बात है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है कंबशन। तो कंबशन क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कार्बन कंपाउंड्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट इज नॉन एज कंबशन। जब कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर वेपर रिलीज करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। तो याद रखना, जितना भी अल्केन्स है, अल्केन ग्रुप, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ANE जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये एयर में बर्न होता है, ये तो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू विच अल्केन्स इज एक्सीलेंट फ्यूल्स। अच्छा, इसी वजह से जो अल्केन है वो एक्सीलेंट फ्यूल्स कहलाता है, बहुत अच्छा फ्यूल्स कहलाता है। जैसे जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब। देखो क्या यहां दिखाया गया कि CH4 मीथेन, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है, तो क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O हो गया वाटर, और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सीलेंट फ्यूल है। अच्छा, इसी वजह से जो कुकिंग गैस है LPG, इसमें क्या होता है? अल्केन्स होता है, याद रखना। मेनली प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, ये सब होता है। क्या होता है इसमें? जैसे हाँ देखो, अल्केन्स होता है जिसको बोलते हैं ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन और LPG बर्न्स इन एयर in the burner of a gas stove, and it forms carbon dioxide, water vapor with the evolution of lot of heat and light, due to which butane is an excellent fuel। आई बात समझ में? ब्यूटेन ये सब जो है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है,
जनरली बर्न इन एयर विथ ब्लू फ्लेम एंड नॉन सूटी फ्लेम। मतलब किसी तरह का सूट प्रोड्यूस नहीं करता। सूट किसको बोलते हैं? जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होता है, वैसा कार्बन पार्टिकल जो पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, उसको सूट बोलते हैं। जब हम लोग अल्केन को जलाते हैं, मिथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को, ये सब को जब बर्न करते हैं तो ये पूरी तरह से सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरी तरह से कंप्लीट कंबशन होता है। किसी तरह का कार्बन ऐसा नहीं है कि अनबर्न्ड होता है। इसी वजह से नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर क्या है? बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कंपैरेटिवली लो विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये नॉन सूटी फ्लेम क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जो भी अल्केन ग्रुप का कंपाउंड है उसमें कार्बन का कंपाउंड लो होता है, और जिसके कारण वो सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरी तरह से बर्न होता है और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। हाउएवर सप्लाई ऑफ एयर फॉर बर्निंग इज रिड्यूस्ड। अगर सप्लाई ऑफ एयर कम कर दिया जाए, लिमिटेड कर दिया जाए, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन कर दिया जाए, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनकम्प्लीट कंबशन होता है और इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी वो सूट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, सूटी फ्लेम के साथ जलना शुरू हो जाता है, स्मोक, ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो गैस स्टोव जिसमें हम लोग केरोसिन डालते हैं, गैस स्टोव है और जो केरोसिन स्टोव है, सॉरी गैस स्टोव में तो गैस डालेंगे ना, केरोसिन है, स्टोव है या गैस स्टोव है, यूज्ड इन आवर होम्स हैव टाइनी होल्स। इसमें टाइनी होल्स होता है, इनलेट्स होता है, जिसमें प्रॉपर एयर पास कर सकता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सफिशिएंट ऑक्सीजन वहां पर गैस को या केरोसिन को बर्न होने के लिए प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल हो और स्मोकलेस ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करे। इसीलिए इनलेट्स होता है, टाइनी होल्स होता है। एंड इफ बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स इन आवर होम्स आर गेटिंग ब्लैकिंड, अगर कई बार होता है कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स है उसका बॉटम ब्लैक हो जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा स्टोव है उसमें जो होल्स है वो कहीं थोड़ा ब्लॉक हो चुका है, और ब्लॉकेज होने के कारण उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो बर्निंग हो रहा है और इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जिसके कारण से जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो ब्लैकिंड हो जा रहा है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर विथ येलो सूटी फ्लेम। अब हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन और अल्काइन ग्रुप वाले मेंबर की बात कर रहे हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ये ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है और सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने के बाद भी ये पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता, कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, पार्शियल कंबशन होता है और कुछ कार्बन पार्टिकल अनबर्न्ट रह जाता है। ठीक है, मतलब अनबर्न्ट मतलब बर्न नहीं होता, जलता नहीं है, जिसके कारण ये येलो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। अंडरस्टूड? और इफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न्ड इन प्योर ऑक्सीजन, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्योर ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाए और उसको बर्न किया जाए तो वो कंप्लीट कंबशन होता है और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। याद रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस कर सकता है। किस केस में? जब उसमें प्योर ऑक्सीजन के फॉर्म में, प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न कराया जाए तब। एंड यहां याद रखना, मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग। एसिटिलीन और एयर मतलब यहां प्योर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एयर फॉर वेल्डिंग पर्पसेस, बर्निंग ऑफ एसिटिलीन, इथाइन। हेलो,
हम बात करते हैं, अभी थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग बिकॉज बर्निंग ऑफ एसिटिलीन इन एयर प्रोड्यूसेस अ सूटी फ्लेम in complete combustion which is not enough to melt metals for welding। हाँ, एक चीज बताया गया है ना, देखो हम ये थोड़ा एडवांस में बोल दिए कि जो एसिटिलीन है ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इथाइन एल्काइन ग्रुप से है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो जब इसको एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, येलो सूटी फ्लेम, जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, नहीं हीट प्रोड्यूस, हाँ बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हाँ, जब इसको हम लोग, एक चीज होता है ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन क्या होता है, जब एसिटिलीन में मतलब इथाइन में जब प्योर ऑक्सीजन को मिक्स किया जाएगा और उसको बर्न किया जाएगा तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जो वेल्डिंग पर्पस में यूज होता है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूट होता है, याद रखना, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स लाइक क्लोरीन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे याद रखो, जब हम लोग मिथेन को, जैसे क्या है मिथेन CH4, जब इसको हम लोग क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, क्लोरीन यहां पर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन गैस जो है यहां से रिप्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यहां से बनेगा CH3Cl प्लस H2। याद रखना, इसे बैलेंस करने की जरूरत है, यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या है, मिथेन है, और ये क्या है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस के साथ बर्न करेंगे तो यहां बनेगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। देखो हेलो अल्केन में हम लोग हेलोजन ग्रुप में इसको हम लोग पढ़े थे, हेलो ग्रुप में, और ये क्या रहा, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हुआ। अब देखो मिथाइल क्लोराइड का ये तो कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, IUPAC नेम क्या है, तो इसका IUPAC नेम है हेलो अल्केन। हेलो में क्या है, क्लोरीन, तो क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, और मिथाइन, क्लोरोमिथेन इसका नाम है, एक कार्बन है ना तो मिथेन। इसी तरह से जब हम इसको ले लेंगे CH3Cl को, अगर हम CH3Cl को मतलब मिथाइल क्लोराइड को फिर से क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर फिर से एक हाइड्रोजन गैस जो है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से रिप्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन। तो क्या आ गया यहां पर, CH2, हाइड्रोजन कम हुआ, और यहां पर आ जाएगा Cl, CH2Cl2, CH2Cl2 आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से। देखो बुक में दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया, नहीं दिखाया गया है, चलो कोई बात नहीं, तो मैंने डिस्कस कर दिया। देखो CH2Cl2 यहां बताया गया है, अंडरस्टूड। तो इसका नेमिंग क्या होगा, एक्चुअली ये क्या है, फर्स्ट वाला जो हम लोग देखे ये है मिथाइल क्लोराइड, ऊपर भी मैंने लिखा था मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन, और यहां से ये बन गया क्या, इसका IUPAC नेम हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे डाइक्लोरोमिथेन, दो क्लोरीन है ना, तो IUPAC नेम हो जाएगा डाइक्लोरोमिथेन, एक कार्बन है तो डाइक्लोरोमिथेन, और ये तो हाइड्रोजन है। यही डाइक्लोरोमिथेन को अगर हम फिर से ले ले CH2Cl2 और इसको आगे फिर क्लोरीन गैस से अगर हम रिएक्ट करा दें तो क्या हो जाएगा, ये CH2Cl2 से यहां से एक बच जाएगा सिर्फ CH और Cl3 हो जाएगा, CH Cl3, और यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। याद रखना, इसको बैलेंस करने की जरूरत है, अभी इसको हम बैलेंस नहीं किए हुए। तो ये क्या बना, ये बना ट्राइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन ये बना। इसी तरह से अगर ट्राइक्लोरोमिथेन को CH3Cl को CH3Cl CHCl3 इसको अगर हम फिर से क्लोरीन गैस से रिएक्ट करा दे तो यहां से फिर से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और यहां बन जाएगा CCl4।
अब CCl4 क्या है, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन इसका नाम है। 4 क्लोरीन हो गया, 4 को पढ़ते हैं टेट्रा, तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरीन मिथेन, टेट्रा क्लोरीन मिथेन, या इसको आप कॉमन नेम में कार्बन टेट्राक्लोराइड भी पढ़ सकते हो। एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऐसे इसको पढ़ सकते हो। इस तरह से होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या है? एडिशन रिएक्शन। हाँ, अभी याद रखना कि जो भी हम लोग यहां पर रिएक्शन कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो यहां पर सनलाइट बहुत जरूरी है। यहां पर क्या रहता है? सनलाइट, सनलाइट होता है। यहां एरो के ऊपर सब में सनलाइट लिख देना, ये सब में। अब अगला है एडिशन रिएक्शन। तो देखो एडिशन रिएक्शन में क्या है। एडिशन रिएक्शन में कोई एक जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो सैचुरेटेड हो जाता है। याद रखो, जैसे अगर हम यहां पर ले लें C2H2, एक्चुअल में है इथाइन, कॉमन नेम है एसिटिलीन। अब इसमें इथाइन में अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड कर दें, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड कर दें, इसके प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करेंगे। इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये बन जाएगा C2H6। अब C2H6 क्या है? इथेन है। याद रखना, ये है अनसैचुरेटेड इथाइन और इथेन हो गया सैचुरेटेड। तो एडिशन रिएक्शन का यूज होता है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने में। जैसे अगर हमारे पास रहे C2H4, ये है इथीन, अल्कीन ग्रुप से है इथीन, और अगर यहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये हो जाएगा C2H6, ये हो जाएगा इथेन जो अल्केन ग्रुप से है। इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी होता है, ये सब पढ़ाए हुए हैं पिछले पार्ट में। तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, इसका यूज कहां होता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। जो ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल है, एक्चुअली ये अनसैचुरेटेड होता है और इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वेजिटेबल घी में चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर दिखाया गया है कि जो यहां पर दिखाया गया कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और यहां पर इधर एक R है, इधर एक अल्काइल ग्रुप है, इधर एक अल्काइल ग्रुप है, इधर एक अल्काइल ग्रुप है R। लेकिन जब इस पे हाइड्रोजन जुड़ता है, जब इस पे हम लोग हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे, देखो यहां पर इसको हम बैलेंस नहीं किए हैं, और किसके प्रेजेंस में? निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। किस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा? देखो कुछ इस तरह से, 4 अल्काइल ग्रुप तो रहेगा लेकिन 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरह से कार्बन कार्बन। आप क्या करो, इधर हाइड्रोजन ऐड कर दो, इधर हाइड्रोजन ऐड कर दो, इधर हाइड्रोजन ऐड कर दो, इधर हाइड्रोजन ऐड करो, और यहां पर R लगा सकते हो, यहां पर भी R लगा सकते हो। अच्छा, 4 बार R था ना, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, हाइड्रोजन को हटा के यहां पर R लगा दो, 4 बार अल्काइल ग्रुप और 2 गो हाइड्रोजन, अब सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। ये जो है ना वेजिटेबल ऑयल का स्ट्रक्चर है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। और ये क्या बन गया? वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी में चेंज हो गया। तो याद रखना, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का यूज होता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने में। वेजिटेबल ऑयल एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए गुड होता है, अच्छा होता है, समझ गए। लेकिन जो सैचुरेटेड जो फैट्स है जैसे वेजिटेबल घी, ये ऑब्टेन हो रहा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल से, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, जो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड में बिकता है, जैसे डालडा,
रत, पनघट, ये जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता है हमारे सेहत के लिए। ठीक है। द एनिमल फैट्स जैसे बटर है या देसी घी है आर ऑल्सो सैचुरेटेड फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड विच आर सेड टू हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये भी हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। ठीक है। अब याद रखना और भी कुछ बातें यहाँ पर, जैसे जो ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर एक रेड ब्राउन कलर का लिक्विड है, ब्रोमीन वाटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट। अब रेड ब्राउन कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें ब्रोमीन है, इसलिए रेड ब्राउन कलर का है। ब्रोमीन, व्हेन ब्रोमीन वाटर एडेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, then bromine gas, then bromine gets added in unsaturated compound and red brown color of bromine water discharge। जब कभी भी ब्रोमीन वाटर को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मिलाते हैं तो क्या होता है, इसका जो रेड ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है। तो याद रखना ब्रोमीन वाटर का यूज होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करने में। सो इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर रहा है, उसके रेड ब्राउन कलर को डिसअपियर कर रहा है, कलरलेस में चेंज कर दे रहा है, तो पक्का वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अंडरस्टूड? तो चलो कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो दो मेनली टू इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है जो हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है, एक है इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक एसिड। सो स्टार्ट विथ इथेनॉल। देखो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल जिसका कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल भी होता है, इथेनॉल जिसको हम लोग C2H5OH लिखते हैं, बिल्कुल ये हम लोग इथेनॉल भी पढ़ चुके हैं, अल्कोहल ग्रुप का सेकेंड मेंबर है ये C2H5OL। इथेनॉल, इथ है, दो कार्बन है तो क्या पढ़ते हैं, इथ, इथेन लिखते हैं, ई को हटा देते हैं, ऑल लगाते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो क्या हो गया इथेनॉल। इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये अल्कोहल ग्रुप का सेकेंड होमोलोगस, अल्कोहल ग्रुप का जो होमोलोगस सीरीज है उसका सेकेंड मेंबर है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है जो प्लीजेंट स्मेल होता है और बर्निंग टेस्ट देता है। प्लीजेंट स्मेल बट बर्निंग टेस्ट, टेस्ट अच्छा नहीं होता। हाँ, ये एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो अब कोई बोले ना कि पैक लगा दिए है, अरे पैक का मतलब क्या हुआ? अरे जो ड्रिंकर, लिक्विड ड्रिंकर, जो लिक्विड ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, अगर वो पैक बना दिए है, मतलब विस्की में पानी मिला दिए है, अगर वो बोल दे कि नहीं इसका अल्कोहल को अलग करो, तो सिंपल एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट करना 78 डिग्री सेल्सियस पे, सारा जो अल्कोहल है वो वेपोराइज हो जाएगा। उसको कंडेंस करना, एक ऐसे पाइप से पास करना जो चारों ओर बर्फ लगा हो, वो जैसे ही ठंडा होगा फिर से लिक्विड में अल्कोहल मिल जाएगा, अलग हो जाएगा पानी से। सो द लाइट, ये वाटर से लाइटर होता है, वाटर से हल्का होता है, लेकिन सबसे मजेदार बात है कि वाटर के साथ ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है, मिसिबल विथ वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है। इसी वजह से लोग कभी भी जो है ना लाइट पैक बना लेते हैं, हार्ड पैक बना लेते हैं। क्या अल्कोहल कम, पानी ज्यादा, जो ज्यादा पीने वाला आदमी नहीं है, थोड़ा डालना भैया, थोड़ा सा डालना, ज्यादा मत डालना, नशा लग जाएगा, तो थोड़ा डालते हैं अल्कोहल, पानी ज्यादा डाल लेते हैं, वो आसानी से पी लेते हैं। जो बहुत बड़ा पियक्कड़ है वो ज्यादा दारू डालते हैं ना भाई, पानी कम डालते हैं, वो थोड़ा जब हार्ड पैक बनाते हैं, थोड़ा सा विस्की ज्यादा डाल लेंगे, पानी थोड़ा सा डालेंगे, आराम से पी लेंगे, वो बहुत बड़ा पियक्कड़ है, बहुत दिन से वो पी रहा होता है। देखो मतलब सीधा बात है, किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर के साथ मिल जाता है। अब पानी कम डालो, अल्कोहल ज्यादा डालो, तभी मिल जाएगा। ठीक है। द solubility of ethanol in water is due to presence of hydroxyl group in it। क्योंकि अल्कोहल में OH है ना, OH क्या हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और यही हाइड्रोक्साइल ग्रुप के वजह से वाटर में मिसिबल होता है, वाटर में मिल जाता है।
याद रखना, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। इथेनॉल जिसमें 5% वाटर है वो रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है, एक तरह का कॉमर्शियल अल्कोहल है। 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। जो 100% प्योर अल्कोहल है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाता है। एंड इथेनॉल इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है और एक कंपाउंड बनाता है इथेनॉल, याद रखना। और ये मतलब ये इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल मतलब ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, सिंपल ये न्यूट्रल है। इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है क्योंकि ये एसिड बेस कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। चलो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ड्यूरिंग कंबशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट्स रैपिडली विथ ऑक्सीजन and breaks up completely to form carbon dioxide, water vapor and lot of heat and light। जैसे हम लोग अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा हीट लाइट प्रोड्यूस होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथेनॉल, इसको भी जब जलाते हैं तो सेम ही काम होता है। जब हम लोग इथेनॉल को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखो क्या लिखा है C2H5OH, ये क्या है इथेनॉल। 3O2 ऑक्सीजन, कंबशन मतलब बर्न हो रहा है, क्या क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O 3H2O मतलब वाटर वेपर, हीट और लाइट। तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है जो पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहां पर है बात करो कि इथेनॉल एक तरह से फ्यूल का भी काम करता है। ऑब्वियसली इथेनॉल बर्न्स विथ क्लियर फ्लेम गिविंग अ लॉट ऑफ हीट। इथेनॉल जब बर्न होता है तो एक क्लियर फ्लेम के साथ जलता है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इसको फ्यूल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा याद रखना, कुछ कंट्रीज जो कोल्ड कंट्रीज है जैसे ब्राजील वगैरह में पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाया जाता है इन एडिटिव इन पेट्रोल, याद रखना, ताकि ज्यादा हीट मिले इंजन को और अच्छे से चले, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज है। अब यहां पर ये गन्ना वगैरह का खेत क्यों बना हुआ है, गन्ना क्यों बना हुआ है, इथेनॉल को ये जो है शुगर केन से बनाया जाता है, याद रखना। अब इथेनॉल को शुगर केन से कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। हाँ, इससे पहले समझ लो कि इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है। क्यों है क्लीन फ्यूल, क्योंकि ये जो है हार्मलेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। जब बर्न करते हैं तो हार्मलेस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर ऑन बर्निंग। इसी वजह से तो इथेनॉल इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम द शुगर केन क्रॉप। शुगर केन क्रॉप जो गन्ना है, गन्ने की खेती, गन्ना का जूस हम लोग पीते हैं ना, तो शुगर केन क्रॉप से, शुगर केन से इसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है इथेनॉल को। क्या होता है, कैसे इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है, शुगर केन जूस is used to obtain sugar by the process of crystallization. So after the crystallization, sugar from the concentrated sugar cane juice, a thick dark brown liquid called molasses is left behind. अच्छा, शुगर केन जूस जो है, जो गन्ने का जो जूस है, उसको सबसे पहले बर्न जलाते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने के बाद जब सारा वाटर वेपर वगैरह सब कुछ उड़ जाता है तो एक एकदम डार्क कलर का ब्राउन लिक्विड बच जाता है, जिसको बोलते हैं मोलासेस। अच्छा, मोलासेस स्टिल कंटेन अबाउट 30% ऑफ शुगर। इस मोलासेस में भी 30% शुगर बचता है, जो कि यहां पर क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं हुआ होता है। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम्स ऑफ शुगर केन प्रेजेंट इन मोलासेस। शुगर केन में, शुगर केन जो मोलासेस जो है, शुगर केन जिसमें बचा हुआ है 30% शुगर, उसका फर्मेंटेशन करते हैं। और सिंपल बात है, फर्मेंटेशन होता क्या है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े हुए होंगे कि जब वैसा सब्सटेंस जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट हो, जब उसको हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में छोड़ देते हैं तो वहां पर जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे ईस्ट है, उसके साथ उसको डिकम्पोज करता है उस शुगर को और अल्कोहल में कन्वर्ट करता है।
बस यही होता है इसके साथ भी। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, is mixed with petrol and used as fuel for running cars. Ethanol can also be used as a fuel for cars. चलो, so an aqueous solution of potassium permanganate containing sodium hydroxide is called alkaline potassium permanganate solution. याद रखना, एक्वस एक एक्वस सॉल्यूशन है पोटासियम परमैंगनेट का, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला हुआ है। एक तरह से अल्कलाइन उसको बनाया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, एक अल्कलीज है, अल्कलाइन नेचर का है। तो अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। 10 अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जिसको हम लोग पोटासियम परमैंगनेट को लिखते हैं KMnO4। पोटासियम परमैंगनेट को क्या लिखते हैं? KMn, मतलब पोटासियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन 4। इसमें क्या मिलाया गया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया? अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कलाइन नेचर का है, तो इसको बोलेंगे अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट। अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी कंटेन है, कॉल्ड एसिडिफाइड। अच्छा हाँ, अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो तो उसको एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट बोलेंगे, याद रखना। तो H2SO4, अगर यहां पर K2Cr2O7, अच्छा ये अगले नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं कि जो K2Cr2O7 है, इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट। अगर इसमें हम लोग एसिड मिला देंगे, मान लो थोड़ा H2SO4, तो ये हो जाएगा एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, अंडरस्टूड। चलो, इसका यूज कहां होता है? तो अगला स्टेप में यूज होगा ऑक्सीडेशन में। जब हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, एक्चुअली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या होता है? इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने पे ये इथेनोइक एसिड बनता है, याद रखो। इथेनॉल है CH3CH2OH, मतलब C2H5OH। यहां पर कुछ नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसके साथ कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट और हीट करते हैं। अगर आपको अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट नहीं हो तो इसके जगह पे आप एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट डाल सकते हो। इससे बन जाएगा ये एसिटिक एसिड और वाटर। मतलब अल्कोहल चेंज हो गया किसमें? अल्कोहल चेंज हो गया एसिटिक एसिड में। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। चलो यहां अच्छे से देखो, जैसे अल्कोहल है C2H5OH, इसमें क्या होगा? कुछ नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर कंबाइन होगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट। इसको हीट करेंगे और यहां डालेंगे अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट। हाँ, आप अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट के जगह पे आप यहां पर एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट भी डाल सकते हो। एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट को लिखते हैं K2Cr2O7। दोनों में से कोई एक ही चीज लिखना जो तुमको याद होगा, कोई बात नहीं। अब यहां से क्या बनेगा? तो बनेगा CH3COOH प्लस वाटर, ये बनेगा। और ये क्या है? इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड मतलब सीधा बात समझ लो, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसको ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। गुड। मतलब अब क्या है? अब न्यूट्रल से ये एसिड हो गया, मतलब अब ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर सकता है। आई बात समझ में?
अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। तो याद रखो सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन है इथेनॉल C2H5OH, अगर ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, अब देखो यहां पर सिंपल हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या बनता है ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके, तो यहां तक याद रखना यहां से H2O रिलीज होगा। पहली बात H2O रिलीज होगा। इस लाइन को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह कम है भाई। और यहां क्या बनेगा C2H5 और O और Na, हाइड्रोजन तो अलग हो गया और ऑक्सीजन ना, लेकिन फिर भी यहां क्या बनेगा C2H5O लिखना और Na लगा देना। इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड क्यों सोडियम इथॉक्साइड? सोडियम है, इथेन है, ऑक्सीजन है, तो नाम याद रख लो सोडियम इथॉक्साइड बनता है जब अल्कोहल को इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा अब इसमें जो सोडियम इथॉक्साइड है ना एक तरह का सॉल्ट है। अब ये जो सॉल्ट है ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा, मतलब C2H5O- और Na+ ये प्रेजेंट होगा, मतलब इसमें अब इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर सकता है। अंडरस्टूड? तो देखो रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का टेस्ट में यूज होता है कि इथेनॉल है कि नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। सॉरी मैंने गलती से लिख दिया वाटर, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस बाहर चला गया तो C2H5O बचा, सोडियम के साथ कंबाइन होके C2H5O Na बना लिया। आई बात समझ में? देखो यहां से ये वाला बचा, हाइड्रोजन तो अलग हो गया, रिवॉल्व हो गया, और यहां का सोडियम आपस में मिलके क्या बना लिया C2H5O और Na, सोडियम इथॉक्साइड। यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अच्छा इसका टेस्ट ये होता है कि ये इथेनॉल है कि नहीं, क्योंकि जब हम लोग इथेनॉल में सोडियम डालते हैं तो रिएक्शन होता है और वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। उस गैस को बर्न कराएंगे, अगर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है मतलब हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है मतलब ये इथेनॉल है। सीधा बात है। अब अगला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो इथेनॉल है इसमें वाटर रिमूव हो जाता है और इथीन में चेंज हो जाता है ये, और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कुछ रिएजेंट डाला जाता है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं, तब जाके इथीन बनता है और वाटर रिलीज होता है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। आप याद रखना, देखो डिहाइड्रेशन क्या हो रहा है। डिहाइड्रेशन ये क्या हो रहा है, जैसे मैंने ले लिया CH3CH2OH, CH3CH2OH, अरे वही चीज है। आप इसको C2H5OH भी लिख सकते हो, इथेनॉल ही है, अलग अलग तरीका है लिखने का। CH3CH2, अब देखो ना 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन यहां भी है ना, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और OH, तो CH3CH2OH ये क्या है, इथेनॉल है। अब देखो इथेनॉल में डिहाइड्रेशन कब होता है, जब इसको हीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे हीट करते हैं? एट 170 डिग्री सेल्सियस, और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं, तब ये किसमें चेंज होता है, इसको हीट कर रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये इथीन बनाता है, मतलब C2H4 बन जाता है, और यहां से वाटर रिलीज होता है। बस इसको हम बैलेंस नहीं किए हुए, तुम लोग बैलेंस कर लेना। देखो बैलेंस क्या करना, बैलेंस है, ये समझ गए, बैलेंस्ड है। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां से वाटर रिलीज हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो डाला गया है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यही जो है ना वाटर को अलग कराता है। अब रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं।
जब इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ज्यादा नहीं होता, तो एक एस्टर बनाता है जिसका स्वीट स्मेल होता है और वाटर रिलीज करता है। चलो इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को समझते हैं। जैसे क्या है, हमारे पास है इथेनॉल CH3 CH2OH और इसमें रिएक्ट कर रहा है क्या, CH3 COOH। ये क्या है, ये हमारा है इथेनॉल, इथेनॉल, और ये है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। चलो लिख देते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड IUPAC नेम हो गया, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, वो कॉमन नेम हो गया। इससे बनता क्या है, इससे जो बनता है याद रखो, यहां से बहुत इजी है, यहां से हाइड्रोक्साइड और यहां से हाइड्रोजन, ये मिलके बन जाएगा H2O ऑब्वियसली। तो ये H2O यहां से अलग हो गया। अब तुम इसको लिखो, पहले इसको नहीं, पहले तुम इसको लिख लो, CH3 COO। अब जो बच गया इधर वाला इसको लिख दो, CH3 मतलब CH2, CH3 लास्ट में लिखना, CH3, ये बन गया। एक्चुअल में ये एक तरह का एस्टर है जिसका IUPAC नेम होता है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। तो 4 कार्बन पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन, ई हटा के ओएट लगा देना है, OATE, ब्यूटेनोएट। इसका नाम है ब्यूटेनोएट, और ये है वाटर, ये तो पता है वाटर है। तो ये ब्यूटेनोएट, ठीक है, एक तरह का एस्टर है। क्या है, एस्टर, ठीक है। और एस्टर में होता है स्वीट स्मेलिंग, मतलब इसका एस्टर का स्वीट स्मेल होता है। जब भी ये रिएक्शन होता है ये स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करता है। हाँ, इसका कॉमन नेम है इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट भी आप बोल सकते हैं, इथाइल इथेनोएट। जैसे यहां से जो बचा ये बना ये वाला CH3 COO C2H5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये जो है अभी मैंने बताया ब्यूटेनोएट, ये IUPAC नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम है इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, आप ये भी लिख सकते हो, इथाइल इथेनोएट। आई बात समझ में, या तो इथाइल एसीटेट, ये दोनों भी हो सकता है। द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंड विथ अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। बहुत बार एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरिफिकेशन। सो द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंड विथ अल्कोहल, जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ कंबाइन होता है और फॉर्म करता है एस्टर, इसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। बहुत आसान है। टेस्ट फॉर अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे टेस्ट करते हैं कि ये अल्कोहल है, तो पहला है सोडियम मेटल टेस्ट और दूसरा है एस्टर टेस्ट। अब देखो सोडियम मेटल टेस्ट में मैंने क्या बताया था, सीधा बात है कि सोडियम मेटल टेस्ट में जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हम लिख रहे हैं CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है, लेकिन हमें नहीं पता है कि इथाइल अल्कोहल है। अब इसको हम सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो यहां से क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब बताओ यहां का हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, ये वाला बचा, इसको लिख दो CH3 CH2O लिख दो, और यहां से Na इसमें कंबाइन हो जाएगा तो बन गया सोडियम इथॉक्साइड। ये तो मैंने बताया है सोडियम इथॉक्साइड, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, और यहां से इवॉल्व हुआ हाइड्रोजन गैस, और यही हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, जो इंडिकेट करता है कि द ऑर्गेनिक गिवन द सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इथाइल अल्कोहल। इसी तरह से एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, अभी मैंने बात किया एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट कि आप क्या करो कि जो भी आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको आप रिएक्शन करा दो एसिटिक एसिड के साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, CH3COOH।
Acetic acid and ethanoic acid both are same. Acetic acid is the common name and ethanoic acid is the IUPAC name. So यहाँ पर क्या बनेगा, तो मैंने बताया है यहाँ से ये OH और H मिलके H2O रिलीज कर लेगा और बचा क्या, तो ये वाला बच गया, लिखेंगे CH3COO और ये वाला बच गया CH3CH2, तो लिख लेंगे यहाँ पर CH2CH3, ये बच गया। तो ये हो गया एस्टर। और एस्टर का स्मेल कैसा होता है, स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल। और स्वीट स्मेल जहां होगा समझ आ जाएगा कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल है, सिंपल। इसका एसिटिक एसिड का टेस्ट में भी यूज करते हैं क्योंकि एसिटिक एसिड जहां होगा वहां अल्कोहल मिला देंगे। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल का यूजेज कहां कहां पर है, अल्कोहल का यूज क्या होता है। सो इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, वार्निशेस, लिक्वर्स, मेडिसिन, परफ्यूम्स, डाइज, सॉप्स एंड सिंथेटिक रबर। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। इन विच इनसॉल्युबल सॉल्वेंट, जहां पर वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वैसा सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन इथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल है, तो वहां सॉल्वेंट का काम करता है। बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप्स, मेनी टॉनिक्स, बहुत सारे टॉनिक में, बहुत सारे सिरप्स, कफ सिरप में, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने में। अच्छा, आयोडीन जो है सॉलिड, आयोडीन सॉलिड है, अगर उसको अल्कोहल में मिक्सचर कर देंगे, इथेनॉल में मिक्स कर देंगे, तो वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन इसका एक एग्जांपल है। इथाइल अल्कोहल यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स along with petrol and also in fuel in spirit lamp। कार में पेट्रोल के साथ मिलाते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्टार्टिंग प्रॉब्लम ना आए। तो इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है जो कि एक तरह का बीवरेजेज है, लाइक विस्की, वाइन, बियर एंड अदर लिक्वर्स। एंड विस्की कंटेन्स 35% of ethyl alcohol, wine contains 10% to 20% of ethyl alcohol, and beer contain about 6% 7% of ethyl alcohol। And ethyl alcohol used as an antiseptic to sterilize wound and syringe in hospital and dispensaries। जो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरीज है, छोटे छोटे हॉस्पिटल, तो उसमें इथाइल अल्कोहल एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, जो भी घाव वगैरह है, वुंड है, उसको स्टेरिलाइज करता है। अब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल ड्रिंकिंग करने का क्या हार्मफुल इफेक्ट है, बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट है। अल्कोहल स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये अल्कोहल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। The brain, due to which the judgment of a person impaired and his reaction becomes slow। जो लोगों का जजमेंट है, उसके ब्रेन से जजमेंट है, वो उसे स्लो कर देता है एंड impaired कर देता है। And person driving a car under the influence of alcohol cannot judge a situation properly and act of quickly in case of emergency। In such a way, drunken driving leads to increase रोड एक्सीडेंट, जिसके कारण से रोड एक्सीडेंट होता है। एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग लॉवर्स द इनहेबिट्स, मेंटल रेस्ट्रेंट को लॉ कर देता है। एंड ड्यू टू विच ड्रंकन मैन बिकम्स क्वारलसम, और जिसके कारण जो ड्रंकन मैन है, जो पिया हुआ रहता है, ड्रिंक किया हुआ रहता है अल्कोहल, वो लोगों से झगड़ा करने लगता है, जिसके कारण वायलेंस और क्राइम जो है बढ़ता है सोसाइटी में। एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल heavy on the particular occasion leads to staggered movement, slugged speech। अगर किसी पर्टिकुलर ओकेजन में बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर लिया कोई, तो जिसके कारण स्टैगर्ड मूवमेंट होता है, वो चल नहीं पाता अच्छे से, स्लर्ड स्पीच होता है, ब्लड विजन होता है, डिजीनेस होता है, वॉमिटिंग होता है। और बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी पे अगर अल्कोहल ड्रिंक कर लिया हो तो वो मैन अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अभी थोड़ी दिन पहले हॉस्पिटल में गया था, तो वहां पर देखा कि एक लड़का का 12th का एग्जाम है नेक्स्ट डे, लेकिन उससे एक दिन पहले उसके फ्रेंड्स ने उन्हें कुछ ड्रिंक वगैरह करा दिया, नशा करा दिया। अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका एग्जाम भी छूट गया। एंड
हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल मेक्स अ पर्सन अल्कोहलिक। बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंकिंग लोगों को अल्कोहलिक बना देता है और उसे बैंकरप्ट कर देता है। बहुत ज्यादा वो खर्चा करना शुरू कर देता है, पता ही नहीं चलता कितना खर्च कर रहा है, पैसा उड़ा रहा है, उसे दिवालिया बना देता है। हैवी ड्रिंकिंग अल्कोहल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन डैमेज द स्टमक, लीवर, हार्ट, इवन ब्रेन। अगर लॉन्ग टाइम से कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है तो उसके स्टमक, लीवर, हार्ट, ब्रेन ये सबको डैमेज कर देता है। और ये एक डिजीज है सिरोसिस, सिरोसिस डिजीज भी उसे हो सकता है, जो कि उसे डेथ तक पहुंचा सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है। द ड्रिंकिंग ऑफ अडल्ट्रेटेड अल्कोहल, अडल्ट्रेटेड अल्कोहल मतलब जिसमें कुछ और भी मिला हुआ है इथेनॉल के साथ, जैसे मिथाइल अल्कोहल, काउजेज सिवियर पॉइजनिंग लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। उसके सिवियर पॉइजनिंग होता है जिसके कारण लोग ब्लाइंड भी हो सकते हैं, डेथ भी हो सकता है। हाँ, इथेनॉल जो है ना वो ड्रिंकिंग पर्पसेस से यूज होता है। इथेनॉल जो है इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट होता है उसमें, जिससे जिसको लोग जो है ना ड्रिंक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, नुकसान तो होता है, नुकसान नहीं होता, बहुत ज्यादा पी सकते हैं, लेकिन मिथेनॉल को आप ड्रिंक नहीं कर सकते। मिथेनॉल कोई कोई ड्रिंक करेगा तो मिथेनॉल पूरा पॉइजन होता है। CH3OH ये हो गया मिथेनॉल, और C2H5OH ये हो गया इथेनॉल। तो इथेनॉल ड्रिंक कर सकते हैं, मिथेनॉल ड्रिंक नहीं कर सकते। मिथेनॉल पूरा पॉइजन होता है। अनलाइक इथेनॉल, ड्रिंकिंग मिथेनॉल इवन इन अ स्मॉल क्वांटिटी कैन सिवियर पॉइजनिंग लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। अगर थोड़ा सा भी पी लिए तो ब्लाइंडनेस और डेथ हो सकता है। क्योंकि मिथेनॉल क्या करता है, मिथेनॉल ऑप्टिक नर्व जो हमारा है, जो हमारे ब्रेन आई से जो ब्रेन तक जो नर्व गया है, ऑप्टिक नर्व, इसे परमानेंट जो है ना ब्लाइंडनेस मतलब ब्लॉक कर देता है, इसको इनएक्टिव कर देता है, जिससे लोग ब्लाइंड हो जाता है। मतलब मिथेनॉल क्या करता है, मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड मिथेनल, मिथेनल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर मिथेनल बना लेता है इन द लीवर, एंड मिथेनल रिएक्ट्स विथ रैपिडली विथ कंपोनेंट ऑफ सेल्स, और सेल्स के साथ रिएक्ट करता है, सेल को कोगुलेट करना शुरू कर देता है। सेल्स में जो प्रोटोप्लाज्म है, जहां पर बहुत सारा जो सेल्स ऑर्गेनेलीज है, जो लिक्विड है, उस प्रोटोप्लाज्म को जमाना शुरू कर देता है, और इस कंडीशन में लोगों का डेथ हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डीनेचर्ड अल्कोहल। अब डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है? अब देखो, बहुत सारे इंडस्ट्री में इथाइल अल्कोहल का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा जो है मेडिसिन वगैरह, बहुत सारा केमिकल वगैरह बनाने में। अब बताओ, वैसे इंडस्ट्री में अगर इथेनॉल को पहुंचाया जाएगा तो वहां पर जो भी लेबरर होंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी होंगे, वो निकाल लेंगे और अपना ड्रिंक करना शुरू कर देंगे, नशा करना शुरू कर देंगे। तो उसे क्या किया जाता है, इससे लोग ड्रिंकिंग पर्पज से यूज ना करें, इसलिए इसमें कुछ जहर मिला दिया गया, इसे इसमें कुछ पॉइजन मिला दिया गया, जिसको हम लोग बोलेंगे डीनेचर्ड कर दिया गया। डीनेचर्ड मतलब इसके नेचर को बदल दिया गया, इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। एक्चुअल में डीनेचर्ड अल्कोहल होता क्या है? डीनेचर्ड अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल which has been made unfit for drinking purposes। इथाइल अल्कोहल भी वही होता है, लेकिन इसे ड्रिंकिंग पर्पसेस से अनफिट बनाया जाता है, उसमें कुछ मिला दिया जाता है, जैसे एडिंग कर दिया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मिथेनॉल, या तो पैराडाइन, या तो कॉपर सल्फेट, इस तरह का सब्सटेंस मिला के उसे पॉइजनस थोड़ा बना दिया जाता है, ताकि लोग इसे चुरा के ड्रिंक न करें। तो ड्रिंक करेंगे तो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइजन मिला हुआ है, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ डीनेचर्ड अल्कोहल है, इसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पसेस से यूज नहीं कर सकते, वैसे नहीं करते ये लोग। अब देखो, इथेनोइक एसिड अब हम लोगों को पढ़ना है, इथेनॉल हम लोग पढ़ लिए। तो इथेनोइक एसिड क्या है? ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का होमोलोगस सीरीज है, जो कि सेकेंड मेंबर में आता है, CH3COOH। इसका कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड, सॉरी, इसका कॉमन नेम जो है एसिटिक एसिड है, IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। अगर ये 5 to 8% इसमें वाटर कंटेंट हो तो इसको विनेगर बोलते हैं। विनेगर का यूज जो है बहुत ज्यादा पिकल्स में मिलाने में यूज होता है,
पिकल्स में, अचार में ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, लंबे समय तक ड्यूरेबल होता है, वो पिकल खराब नहीं होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो इथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है जो सॉर टेस्ट का होता है, खट्टा टेस्ट में होता है, जिसमें स्मेल ऑफ विनेगर, विनेगर का स्मेल आता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 118 डिग्री सेल्सियस है। कैल्विन की बात करें तो 391 कैल्विन। व्हेन प्योर इथेनोइक एसिड इज कूल्ड, जब प्योर इथेनोइक एसिड को कूल करते हैं, ये फ्रीज हो जाता है टू फॉर्म अ कलरलेस आइस लाइक सॉलिड। कलरलेस आइस लाइक सॉलिड में ये फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल बर्फ की तरह दिखता है, ग्लेशियर में जिस तरह से होता है। तो इसी वजह से इसको ग्लेशियल इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, या सिंपल ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। हाँ, जिस तरह से इथेनॉल जो है ना वाटर के साथ ऑल प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है, मिसिबल होता है, इसी तरह से इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ये भी वाटर के साथ मिसिबल होता है इन ऑल प्रोपोर्शन। चलो बात करते हैं लिटमस पेपर, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में लिटमस पेपर के साथ क्या एक्शन करता है? तो ऑब्वियसली ये एसिड है भाई, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और क्या? और आगे बढ़ो। डाइल्यूट इथेनोइक एसिड टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू ऑरेंज। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है जो अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर शो करता है, आप लोगों को पता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़े। ऑरेंज कलर में चेंज कर देता है। ऑरेंज कलर का मतलब है कि इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है, जिसका पीएच वैल्यू, अच्छा अगर पीएच वैल्यू अगर ये ऑरेंज की जगह रेड हो जाता तो पीएच का वैल्यू 1 या 2 हो जाता, समझ गए? जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू 1-2 के लगभग होता है। हाँ, इथेनोइक एसिड का 4-5 के लगभग होता है पीएच वैल्यू, मतलब वीक एसिड है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। तो याद रखना, हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ही पढ़े हैं कि जब कोई भी एसिड अगर ये रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये एक सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और वाटर रिलीज करता है, इतना याद रखें। इसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, ये है एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर ये रिएक्ट कर रहा है मान लो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, NaHCO3, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, आपको पता होगा ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा भी कहलाता है। तो यहां से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर दो, वाटर वेपर रिलीज कर दो, और बनेगा क्या? तो देखो यहां से तुम CH3COO को ले लेना, यहां से सिर्फ सोडियम को ले लेना, तो ये बन जाएगा CH3COONA, मतलब इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं या सोडियम इथेनोएट बोलते हैं। सोडियम इथेनोएट क्या बनाता है? सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कभी भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करे तो ये बनाएगा, सॉल्ट में जो भी मेटल रहेगा उसका इथेनोएट बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अंडरस्टूड? इसी तरह से रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी मैंने अभी भी डिस्कस किया। हाँ, यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग लाइम वाटर से पास करते हैं तो मिल्की हो जाता है। अगर ये लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, ठीक है, मतलब ये इथेनोइक एसिड है, समझ गए? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो बड़ा सिंपल है, जब इथेनोइक एसिड CH3COOH
अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो सिंपल बात है, ये एसिड है और ये बेस है, और एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो एक बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो सॉल्ट क्या बनेगा? पहले वाटर को बाहर निकालो, ये H और OH ये मिलके बना लिया H2O, वाटर बाहर निकल गया। तो यहां से CH3COO और यहां से सोडियम क्या बन जाएगा? CH3COO Na। अरे सोडियम इथेनोएट, हम लोग पिछली बार में यही बनाए थे, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेन, ये वाला ए है, इथेनोएट मैं फिर से लिख देता हूं, सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हो। ये रहा। हाँ, और एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो अभी हम लोग अल्कोहल में पढ़े थे, जब अल्कोहल को एसिटिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एस्टर बनता है और वाटर रिलीज होता है, एस्टर प्लस वाटर। तो वही बात होगा ना, अगर हम अल्कोहल को एसिटिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं या एसिटिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करा रहे हैं तो बात तो सेम हो जाएगा। अब पिछली बार हम अल्कोहल पहले लिखे थे, एसिटिक एसिड बाद में लिखे थे, इस बार हम एसिटिक एसिड का प्रॉपर्टी रीड कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले CH3COOH पहले लिखेंगे, एसिटिक एसिड को पहले लिखेंगे, इथेनॉल को बाद में लिखेंगे, C2H5OH को। क्या बनेगा? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एक वाटर बना दो और एक एस्टर। एस्टर वाटर कहां से बना? तो याद रखो, ये वाला OH और ये वाला सिर्फ H हाइड्रोजन और यहाँ का OH, ये मिलके क्या बन गया? H2O। तो यहां से बच गया CH3COO और C2H5, इसको लिख देंगे CH3COO और C2H5। भूल गया? इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट जो कि एक तरह का क्या है? एस्टर है, स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करता है, स्वीट स्मेल। अल्कोहल में भी मैंने पढ़ाया था इसको। चलिए, अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, याद रखना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जो भी एस्टर है इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको हीट करेंगे, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड बन जाएगा, मतलब बन जाएगा सोडियम इथेनोएट और बना लेगा इथेनॉल। इसी को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज नॉन एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इस तरह का रिएक्शन का यूज होता है सोप बनाने में। चलो अब बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जिसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन सोप बनाने में यूज करते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो एस्टर है, एस्टर क्या था? CH3COONA, सॉरी CH3COOC2H5, ये है एस्टर। अब यहां एस्टर को रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे। तो यहां से क्या होगा, ये जो C2H5 है और जो यहां पर OH है, ये दोनों आपस में कंबाइन होके इथाइल अल्कोहल बना लेगा। अब यहां पर हम बना देते हैं इथाइल अल्कोहल, यहां जगह नहीं है तो चलो नीचे बना देते हैं, यहां निकाल देते हैं C2H5OH, ये बन गया इथाइल अल्कोहल। अब जो यहां पर बचा CH3COO और यहां से जो बचा सोडियम, इन दोनों को मिला दो तो बन जाएगा CH3COO और सोडियम, ये है NaCH3COO, मतलब ये बन गया क्या? सोडियम इथेनोएट, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। अब याद रखो, ये सोप मेकिंग में ये सोप का जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसी तरह से सोप बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है?
सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। आई बात समझ में? अब कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कैसे करते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो सबसे पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट अभी हम लोग यहां पर पढ़े थे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कि देखिए, जब कभी भी हम एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। अब मान लो कि हमारे पास कोई सैंपल है जिसमें एक लिक्विड है। अब कौन सा लिक्विड है नहीं पता। अब पता करना है क्या यही एसिटिक एसिड है, क्या यही इथेनोइक एसिड है। ठीक है, तो ये इथेनोइक एसिड है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो इसमें कुछ सोडियम कार्बोनेट हम लोग ऐड कर देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर देंगे NaHCO3, और यहां से एक गैस इवॉल्व होगा। अगर ये गैस लाइम वाटर को मिल्की कर दे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ऑब्वियसली ये इथेनोइक एसिड है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट है। एक है एस्टर टेस्ट, मतलब अगर कोई एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, अब ये इथेनोइक एसिड है कि नहीं कैसे पता करेंगे? तो इसमें हम लोग डालेंगे इथेनॉल C2H5OH। अब यहां पर ये रिएक्शन होगा और ये बनेगा एस्टर। क्या बने, मतलब इवॉल्व नहीं होगा, यहां पर बनेगा एस्टर। अगर ये एस्टर बन जाता है तो स्वीट स्मेल प्रोड्यूस होगा, और इससे पता चलेगा कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल डालने से स्वीट स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये इथेनोइक एसिड है। आई बात समझ में? और थर्ड है लिटमस टेस्ट। अगर ये एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एसिड है, और अगर ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है? एसिड ही तो चेंज करता है, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। यूजेज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का यूज कहां कहां पर होता है? तो याद रखो, इथेनोइक एसिड का यूज होता है विनेगर बनाने में, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। पिकल्स में, सॉसेस में, ये सब में डालते हैं, अचार में, सॉसेस में, ये सब में, टोमेटो केचप वगैरह बनाने में हम लोग डालते हैं। एंड इथेनोइक एसिड यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट विच इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर। एक इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर है सेल्यूलोज एसीटेट, जिसको बनाने में यूज होता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का यूज होता है एसीटोन को मैन्युफैक्चर करने में, एसीटोन, एस्टर्स, परफ्यूम्स, ये सब बनाने में। इथेनोइक एसिड जिससे डाइज, प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो मेडिसिन वगैरह है ना, उसमें यूज होता है। एंड इथेनोइक एसिड इज यूज्ड टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। जो लेटेक्स है, जो रबर ट्री से जो लेटेक्स निकलता है, तो उससे रबर को रबर की तरह कोगुलेट करने में यूज होता है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किए। अब हम कोशिश करेंगे एक और पार्ट में इस चैप्टर को हम खत्म कर दें। सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे, इसका यूजेज पढ़ेंगे, और थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में यहां तक, बाकी हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल द बेस्ट।